नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं जिस पुस्तक पर चर्चा करूंगा उसका नाम भी अपने आप में बहुत ही अलग तरह का है, पुत्री कामेष्टि। डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी ने इस किताब को लिखा है। डॉक्टर जोशी का जन्म 9 नवंबर 1963 को इंदौर में हुआ। आप बीएससी, एमए और पीएचडी करने के अलावा शैक्षणिक प्रशासन और प्रबंधन में विशेषज्ञता आपने हासिल की। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल के संस्थापक कुल सचिव रहे। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति तो आप रहे ही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा जाना माना नाम है। साहित्य के क्षेत्र में जाना माना नाम है। कला और संस्कृति के प्रति आपकी प्रतिबद्धता का एक अलग महत्व है। यही वजह थी कि इस पुस्तक को जब मैं इस कथा संकलन को पढ़ा तो सामान्य तौर पर मैं उस पुस्तक के बारे में, जिस पुस्तक को पढ़ता हूं उसके बारे में खुद राय बताता हूं, लेकिन पुत्री कामेष्टि को पढ़ने के बाद मैं डॉक्टर जोशी से बात करने के लिए अपने को नहीं रोक सका और तमाम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव के रूप में आपकी व्यस्तता के बावजूद आपको पकड़ने की कोशिश की। डॉक्टर जोशी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जयप्रकाश जी, और बहुत अच्छा लग रहा है आज आपके साथ इस विषय पर बात करके। बहुत आनंद है जी। सर, सबसे पहले तो मैं इस कहानी संकलन का जो नाम है, वो कहानी निश्चित रूप से इस संकलन की प्रतिनिधि कहानी मैं कहूँ तो गलत नहीं होऊंगा, लेकिन एक तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आपकी बहुत ही अच्छी कहानियां इनमें संकलित हैं और यह एक अलग रूप में, मतलब हमारे जैसे जो पाठक हैं वो आपको निश्चित रूप से, मैं इस बात को आदरणीय मालती जोशी जी का मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा असर है। ऐसी कहानियां जो संवाद की शैली में है, बातचीत की शैली में है, कहीं लगता ही नहीं कि हम कुछ अलग पढ़ रहे हैं, हमें लगता है कि हम कोई चीज देख रहे हैं जो हमारे आसपास घट रही है। तो पहले इस पहली कहानी के बारे में हमें बताएं जरा। ये दरअसल पुत्री कामेष्टि इसका शीर्षक क्यों पड़ा, ये भी एक बड़ी रोचक बात है। हमारे यहाँ हम जानते हैं कि हमारी परंपरा में पुत्र कामेष्टि यज्ञ की बात शास्त्रों में कही गई है। कहा जाता था कि भाई अगर किसी राजा महाराजा को अपना उत्तराधिकारी नहीं मिलता, उनके घर में पुत्र पैदा नहीं होता, तो वो ऐसे यज्ञ किया करते थे। हमारे यहाँ परंपरा से ये बात है। लेकिन हमारे परंपरा में स्त्री का जो बालिका है उसका भी उतना ही महत्व था, लेकिन उसकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया गया। उस हमारे बारे में एक अलग सा मिथक गढ़ दिया गया। ये जो कहानी मैं लिख रहा था, ये कहानी एक बहुत अलग से विषय पर कहानी है। ये दरअसल एक जो जेंडर की विकृतियों को लेके जो हमारे यहाँ पर कई बात होती है, और जेंडर की जो विकृतियाँ हैं या जेंडर की जो समस्याएं हैं, उसको लेकर जो एक अजीब सा गोपनीय वातावरण, सीक्रेटिव हम हो जाते हैं, उस पे चर्चा नहीं करते, उस पे बात नहीं करते। वो भी अपने आप में एक तरह की बीमारी है, वो भी अपने आप में एक तरह की समस्या है, उसको लेकर क्यों बात नहीं होती। तो इसलिए इस कहानी को लिखने के पीछे वजह ये थी कि अगर हमारे इस तरह की कोई समस्या है तो परिवार में उसे देखने का हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक कैसे हो सकता है। जी। कैसे एक परिवार उस पूरी की पूरी समस्या को मिल-जुल कर एक एक सामूहिक पारिवारिक दायित्व के रूप में, देखिए हम पूरी एक भारत की परंपरा जो है, हमारी परंपरा में परिवार तो हमारा मूल आधार है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, कोई खुशी की बात हो, दुख की बात हो, सबसे पहले हम किससे साझा करते हैं? परिवार से जी। साझा करते हैं। पिता है, माता है, पत्नी है, भाई है, बहन है। तो मुझे बार-बार लगता था कि ये परिवार को लेकर एक बहुत सकारात्मक कहानी बनेगी। तो कहानी जब बनी, उसके बाद शीर्षक की बात आई तो क्योंकि वो सेक्स चेंज की कहानी है, लड़के से लड़की बनने की कहानी है, और ऐसा भी था कि बचपन से प्रारंभ से उस दंपत्ति को लगता था कि हमारे घर में एक पुत्री होना चाहिए, हुई नहीं। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि इसका शीर्षक जो है वो पुत्री कामेष्टि किया जा सकता है। नहीं, क्या आपने वाकई किसी ऐसे परिवार को देखा था? क्योंकि इसका जो शिल्प है, जो कथानक है, जी, आपने बहुत अलग ढंग से वो कहानी, मतलब एक तरह से दिमाग पे छा जाती है कि जी, एक परिवार में
सूचना मिलती है। एक हुँ। मामा जो मित्र की तरह से हैं। मैं पाठकों को बहुत ज़्यादा नहीं खोलूँगा, लेकिन संक्षेप में बता दूँ कि एक मित्रवत सूचना अचानक मिलती है कि भाई उस परिवार में पुत्री कामेष्टि का आयोजन है। और जो महानगर में रह रहे हैं, देहरादून जाना है, मसूरी जाना है, मतलब हिल्स में जाना है, और ये होता है कि भाई उस परिवार में तो 2 बच्चे थे, अचानक ये पुत्री कहाँ से आ गई? और हाँ, पति को ये शक होता है कि मामा जी तो बहुत अलग निकले और इन्होंने कहीं कोई संबंध ना बना रखा हो, और फिर जो है वो राज खुलता है। और जिस तरह से आप इस बात को रखते हैं और फिर पूरा जी, परिवार उनके साथ खड़ा होता है, जी, निश्चित रूप से ये प्रेरक है कि हम समाज में अ, खासकर लिंग से संबंधित जो विसंगतियां हैं, उनको हमें छुपाना नहीं चाहिए। और ये कोई चोरी नहीं है, कोई अपराध नहीं है, कोई सामाजिक विकृति नहीं है। ये तो जी। एक जैविक स्थितियां हैं, और ये हुँ। किसी के साथ भी घट सकती हैं। तो निश्चित रूप से आपको बहुत-बहुत साधुवाद। ये जो आपने जयप्रकाश जी कहा, ये मतलब आपने चूँकि प्रश्न किया इसलिए क्योंकि लेखक को इसका सोर्स नहीं बताना चाहिए, ये अपनी जी, भी जी, जी। एक लेकिन ये घटना कहीं न कहीं हमारे आस-पास घटी है और उस जी, जी। घटना ने तो जितना प्रभावित किया वो किया ही, उस परिवार का जो सकारात्मक दृष्टिकोण था, उसने जी। मुझे बहुत अधिक प्रभावित नहीं, किया और निश्चित यही रूप से ये छोटा ही प्रेरणा नहीं, देने। छोटे बड़े से बड़े बुजुर्ग मतलब घर के जो बुजुर्ग हैं वो 85 साल की दादी हो या लगभग 80 साल की नानी हो, उन लोगों ने जिस तरह से इस बात को सकारात्मक ढंग से लिया, दीपक का दिव्या में परिवर्तन, इस जी, जी। बात को जिस तरह से उन्होंने लिया, वो बात मुझे अंदर से बहुत छू गई। हमने कहा देखिए हमारे बच्चों के पीछे, हमारे बच्चों की समस्याओं के पीछे अगर हम सकारात्मक ढंग से खड़े होते हैं, तो पूरे के पूरे परिवार को, समाज को कितनी बड़ी आश्वस्ति मिलती है, ये एक उदाहरण है। ये एक पीछे प्रेरणा थी। नहीं, और पढ़ने के बाद, ये कहानी पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये जितना ज़्यादा व्यापक तौर पर फैले, मैं तो मतलब जी, मुझे कहना चाहिए कि ये विद्यालय के स्तर पर, विश्वविद्यालयों के स्तर पर पाठ्यक्रम में इस कहानी को लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये एक पूरा संदेश देती है। और निश्चित जी, रूप से समाज को एक दिशा मिलेगी और हमारी सोच बदलेगी। खासकर जो विषम लिंग है या जो लिंगत हमारे यहाँ भेदभाव होता है, हम कितना भी कहें, जी, हमारा समाज प्राचीन काल में जितना उदार था, अभी हुँ, हम पता नहीं क्यों वो उदार भाव धीरे-धीरे कम होता जा रहा है, और आधुनिकता की बिल्कुल। जगह हम और भी ज़्यादा जिसको कहेंगे कूप-मंडूक होते जा रहे हैं, संकीर्ण होते जा जी, रहे हैं। हुँ, अच्छा, निर्माल्य कहानी जो है, आपकी कहानियों में एक जी, बात ये है कि पढ़ते समय हमेशा ये लगेगा कि कहीं न कहीं कुछ घट रहा है और ये यहीं की कहानियाँ हैं। इसे पढ़ते समय मुझे बहुत बार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान मतलब उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब और जी, उनके जो परिवार के दूसरे लोग रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा। बहुत सारे लोगों का भाव अलग-अलग बिंब आता है। जी, जी, इस जी। कहानी को के बारे में भी कुछ बताएँ? हाँ, ये चूँकि वो सांगीतिक पृष्ठभूमि की है, पूरा का पूरा शास्त्रीय संगीत के पृष्ठभूमि पर लिखा गया है, इसलिए आपको कहीं न कहीं ये कुछ भास होता है। ये भी एक बिल्कुल अलग धरातल पर कहानी है, बिल्कुल कहीं कहीं आप ये मान लीजिए कि निश्चित तौर पर घटी कहीं हुई कहानी है, पर ये बहुत प्रसिद्ध परिवार की कहानी नहीं है, ये भी मैं जी, स्पष्ट जी। कर दूँ। लेकिन उसमें जो भाव था वो भाव मुझे बार-बार इस बात की पीड़ा देता था कि इस तरह की जो संतानें होती हैं, वो किस तरह की अपनी पहचान के संकट से गुज़रती हैं। जी। देखिए, एक है उनकी जो पारिवारिक गौरव है, जिसे लेगेसी आप कहते हैं, जी, जी। बहुत जी, जी। गौरवशाली परंपरा है, उसके साथ वो है। लेकिन कहीं न कहीं अपने साथ वो अपनी स्वयं की पहचान को ढूँढने-टटोलने की भी कोशिश कर रहा है। और जी, जी। इसलिए जो ये कई कहानियाँ होती हैं जो जो पहले शीर्षक आता है। रोचक जी, बात जी। ये रही कि ये जब कहानी मेरे दिमाग में घूम रही थी, तो मैंने सबसे पहले शीर्षक अ, ही सोचा, ये तो निर्माल्य हो गया कि आज जो पूजा में चढ़ा, कल उस निर्माल्य का क्या हुआ किसी को पता ही नहीं लगा। तो वो निर्माल्य की तरह उतार के फेंक दिया जाता है। ठीक है, जी, हम जी। लोगों में से कुछ लोग ज़्यादा भावुक होते हैं, उसको ठंडा कर देते हैं, इधर-उधर नहीं डालते,
पानी में सिरा देते हैं, ये करते हैं। लेकिन अब आज महानगरों की ज़िंदगी में इतना भी कोई बहुत पालन करता होगा, मुझे शक है। जी, जी। निर्माल्य की स्थिति, तो मुझे ये शीर्षक बहुत हॉन्ट करता था, ये निर्माल्य शब्द। तो मुझे लगा कि इस कहानी का इससे बेहतर शीर्षक नहीं होगा। एक बड़ी रोचक बात है, एक पाठक हमारे बहुत अच्छे आलोचक भी हैं, और उन्होंने कहा मुझसे कि ऐसा लग रहा था जैसे, है तो सामाजिक परिवेश की कहानी, पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई मैं थ्रिलर पढ़ रहा हूँ। मतलब जी। छोड़ नहीं पा रहा, अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब क्या होगा? बोले इतना ये इसका आपने जो है वो टेम्पो बिल्ड कर दिया। फिर अंत में जो अंतिम वाक्य है, तो घूम फिर के उन्होंने कहा कि ये पूरा अंतिम वाक्य जो है वो सिर्फ़ आपकी तरफ उँगली करता है, तो कहीं आप भी तो उसमें शामिल नहीं हैं। इस तरह से उन्होंने बहुत ही रोचक रहा वो। जी। इस संकलन की जितनी भी कहानियाँ हैं, मतलब हर कहानी का अपना एक अलग तेवर है। अगर मैं पूछूँ कि आपकी सबसे पसंदीदा कहानी कौन-सी है? हालाँकि ये किसी भी कथाकार, रचनाकार, लेखक से पूछना अपने आप में गलत बात है, फिर भी मैं जानना चाहूँगा कि कौन-सी ऐसी कहानी है जो आपके दिल के करीब है और क्यों? वैसे देखिए, इसकी जो 3 कहानियाँ बहुत बड़ी कहानी, अच्छी कहानियाँ हैं। मतलब बड़ी, मतलब लंबाई की दृष्टि से बड़ी कहानी है, जैसे पुत्री कामेष्टि बड़ी है, और ये निर्माल्य बड़ी है। लेकिन तीसरी कहानी है इसमें नमाज़, जो आखिरी कहानी है। क्या बात है! मैं इसी पर आता नमाज़ जो है, नमाज़ का तो जो कथानक है, बड़ा ही अद्भुत कथानक है और ख़ास बात ये है कि जो आपके बारे में सामान्य तौर पर लोग यह मानते हैं कि डॉक्टर जोशी का जो रुझान है वह दक्षिण पंथ की तरफ ज़्यादा है। लेकिन आप इस कहानी में जो विवरण रखते हैं और जो वाक़ई भारत की धरा पर जो मुस्लिम परिवार है या जो लोग हैं, बौद्धिक लोग हैं और उनसे किसी भी तरह का कोई भेदभाव हमारे यहाँ सामाजिक रूप से नहीं रहा है और जी, हमारा ताना-बाना इतना गुथा हुआ है एक-दूसरे से और आप जैसे शीर्षक इसका नमाज़ है। पहली नज़र में ये लगता है कि ये नमाज़ पर कोई आधारित कहानी होगी, लेकिन इसमें इतना आपने अलग संदेश दिया है। जी। इसके बारे में ज़रा हमारे पाठकों को आप खुद बताएँ। मैं तो मेरे दिमाग में है वो कहानी, लेकिन मैं आपसे सुनना चाहूँगा। ये भी फिर मैं कहता हूँ कि कहानी एकदम शून्य से पैदा नहीं होती, वो कहीं न कहीं आपके पास घट रही होती है, आपके इर्द-गिर्द घट रही होती है, कई बार आपके घर में घट रही होती है। तो ये भी कहानी ऐसी ही थी, और ये कहानी मुझे इसलिए भी प्रिय है जयप्रकाश जी, कि ये कोरोना के दौरान, लॉकडाउन के दौरान, जब हम सब लोग अपनी-अपनी विवशताओं में फँसे हुए थे, जी, तब भी इस तरह के जो बीज हैं, जो अपने परस्पर संबंधों के बीज हैं, जो मानवीय संबंधों के बीज हैं, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ मानवीयता है, इसमें कोई कंसिडरेशन, वामपंथ, दक्षिणपंथ नहीं, ना, ना, हिंदू-मुस्लिम नहीं, ऊँचा-नीचा नहीं, ब्राह्मण-क्षत्रिय नहीं, कुछ नहीं। एक मनुष्य और दूसरा मनुष्य। सिर्फ़ यही जब कंसिडरेशन आदमी को दिखता है कि मेरे सामने अब यही विकल्प है कि मैं एक मनुष्य हूँ और सामने वाला भी एक मनुष्य है, उस परिस्थिति में आपके जो मनोभाव हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। आप भूल जाते हैं कि मैं कहाँ से हूँ, वो कहाँ से हैं, ये कहाँ से हैं, वो कहाँ से हैं। ऐसी ही एक कहानी हमारे घर में ही कहीं आस-पास घटी कहानी है। तो मुझे इसलिए ये प्रिय थी, मैं जब लिख रहा था तब भी मैं खुद ही लिखते-लिखते कई बार रोया हूँ। इस कहानी को लिखते-लिखते मैं कई बार रोया हूँ, और जो आपने बात कही, अब जैसे वो रुझान की बात है, मैं खुद को कोई पंथ का नहीं मानता। फिर आपने कह दिया कि आपका रुझान दक्षिण पंथ का है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उसको अस्वीकार भी नहीं करता, आपको ख़ारिज भी नहीं करता, स्वीकार भी नहीं करता। मेरा सिर्फ़ ये विनम्र सा एक आग्रह है कि लेखक कभी भी किसी पंथ को ध्यान में रख के बात नहीं कहता। क्या लेखक बात अपनी ईमानदारी से अपनी बात कहता है। जो क्या आपके बात! मन को छूती है वो बात कहता है। और इसलिए एक हमारे साहित्यकार मित्र हैं, उन्होंने कहा कि आप लोग भी ऐसी कहानियाँ लिखते हैं। ऐसा उन्होंने जब एक ताना मैं मारा। मैं मैं इसीलिए मैंने ये बात कही ही इसीलिए क्योंकि आपके संकलन में ये शीर्षक देख के ही बहुत सारे मैं जानता हूँ अपने बहुत सारे सहयोगियों को, मित्रों को जानता हूँ, आलोचकों को जानता हूँ और साहित्य प्रेमियों को जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि इस पर किस-किस
व्यक्ति की, पाठक की तो एक अलग प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि वो कहानी अपने आप में इतनी अद्भुत है और इतनी मानवीय है, करुणा से भरी हुई है, संवेदना से भरी हुई है, और हम सभी के जीवन में ऐसा वक्त आ सकता है, आएगा। आपने जो बताया कि कोरोना के समय में लिखी गई कहानी है, और कहानी का मैं आपको तो लिखा है आपने, आपको याद होगी जिस तरह से आप उस कहानी को शुरू करते हैं, एक तो पहले जिज्ञासा आखिरी तक बनाए रखती है कि आखिर होता क्या है। मतलब पहले दिमाग में आता है किसी कट्टरपंथी संस्थान के चक्कर में तो नहीं फंस गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लड़का फंसा के ले जा रहा है और किसी मदरसे में उनको प्रोफेसर साहब को फंसा दिया। तो एक जी। बहुत ही अलग बिंब है कहानी का। मैं कहानी थोड़ा सा आप जरूर पाठकों को सुना दें। हालांकि मैं सभी से ये आग्रह जी। करूंगा कि अच्छी कहानियां पढ़ना है और समझना है कि किस तरह से हमारे जनजीवन की कहानियां, तो इस संकलन को जरूर खरीदें लोग। और कोई मूल्य भी बहुत ज्यादा नहीं है, सामयिक प्रकाशन ने इसको प्रकाशित किया है, लेकिन फिर भी एक जी। कहानी का थोड़ा सा आपके मुंह से सुनने में एक अलग अर्थ होगा। ये सिर्फ एक छोटी सी बात है कि जो जो आपने बात कही ना, जो संदेह आपको होता है फिर कि कहाँ जा रहे हैं करके, तो वो जो जो कहानी की जो नायिका है, जो माँ है, जो पत्नी है जी प्रोफेसर साहब की, वो कहती हैं कि ये जो पड़ोसी हैं उनसे कहती हैं कि वो कॉलेज का बहाना करके जाते तो चिंता न होती, लेकिन वे नमाज की कहकर जाते हैं इसलिए ये चिंता होती है। रेशमा आंटी ने अपनी बात पूरी की। वातावरण एकदम गंभीर हो गया। इस बात की तो हमने कल्पना भी नहीं की थी। दिमाग में अखबार की वे सारी कतरनें घूमने लगीं जो ऐसे मजहबी आंदोलनों के बारे में पढ़ रखी थी। मैं ये बात अपने किसी नाते रिश्तेदार से नहीं कह सकती, क्योंकि उन्हें लगेगा मैं प्रोफेसर साहब की इबादत में रोड़ा डाल रही हूँ। आपको मैं अपने बेटे जैसा ही मानती हूँ। कभी कहा नहीं आपसे, लेकिन मेरी पहली संतान लड़का ही थी जो 2 महीने का होकर चल बसा। आज होता तो आपकी उम्र का होता। उसके बाद दोनों बेटियां हुईं। फिर प्रोफेसर साहब ने कहा, अल्लाह की यही मर्जी है, और हमने बेटे के बारे में सोचना ही छोड़ दिया। जब हम यहाँ रहने आए और यहाँ निधि का प्यार देखा, निधि यानी हमारे जी। कथानायक की पत्नी, पर, यहाँ निधि का प्यार देखा तो आपसे रिश्ता जुड़ गया। शायद ये अपने आप में पहली मिसाल होगी कि बहू के कारण बेटा मिले। बस उसी हक से आपसे कह रही हूँ, आप बात कीजिए प्रोफेसर साहब से। आंटी ने बड़ी मुश्किल से बात कह दी थी। निधि की आंखों में आंसू आ गए थे। मैं भी बामुश्किल अपनी भावनाओं को काबू कर पा रहा था। तभी प्रोफेसर साहब घर में दाखिल हुए। नाश्ते की मेज पर सजा सामान देखकर बोले, वाह, आज तो बेगम ने दावत सजा दी है। भाई शर्मा साहब, आप खुशकिस्मत हैं। आप तो रोज आइए यहाँ, ताकि हमें रोज ऐसा अच्छा खाने को मिले। उनके आने से बातचीत का रुख बदल गया और हम चाय पीकर उनके घर से रवाना हो गए। ये मैं क्या पूरी कहानी इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ नहीं, जयप्रकाश जी। मैं समझ सकता मैं हूँ। मैं और इसको पढ़ते-पढ़ते मैं खुद भावुक हो जाता हूँ, जितनी बार पढ़ता हूँ। नहीं अब ये पता नहीं, ये मेरा अपनी कमज़ोरी हो सकती है। कोई नहीं लेखक नहीं कहे कि वो मैं अपना जी। वाकई वो कहानी इतनी मार्मिक है। और दरअसल ना तो शीर्षक से, और ना जब हम शुरू करते हैं, जब वो कहानी जब पढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे कबीर की तरह से चदरिया झीनी रे झीनी भीगते जाते हैं, जी। उसके अंदर भीगते चले जाते हैं। अच्छा, एक और कहानी है डॉक्टर साहब जो बहुत अलग तरह से आपने लिखी है। सामान्य तौर पर है कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। जी। आपने क्षमा छोटन को चाहिए कहानी लिखी है, और शीर्षक अलग है, आकर्षित करता है, और कथानक भी बहुत अलग है। अ, ये कहानी भी मैं ये जब भी पूछूंगा, आप कहेंगे कहीं ना कहीं कुछ घटा है, लेकिन आप उसको किस तरह से ये मैं आपको मतलब। सिर्फ़ ये मैं सिर्फ़ आपको ये बता रहा हूँ। देखिए, सरसरी तौर पर देखने पे जब मेरी मेरी कहानी की पहली पाठक मेरी पत्नी मालविका जी हैं, और वो पाठक ही नहीं है, वो आलोचक हैं। मतलब मैं हिंदी साहित्य के आलोचकों में उनकी गणना नहीं होगी निश्चित तौर पर, लेकिन वो
प्रखर आलोचक हैं, जो चीज़ उनको पसंद नहीं आती, वो चीज़ उनको पसंद नहीं आती और उनको कह जी। देती हैं कि ये बात बहुत जमी नहीं। तो जब मैंने ये कहानी उनको पढ़वाई तो उन्होंने पहली प्रतिक्रिया व्यक्त की कि ये तो एकदम फ़िल्मी टाइप की लव स्टोरी तुमने क्यों लिख दी? तो मुझे बड़ा बुरा लगा, तो मैं भी थोड़ा दुखी हो गया कि इन्होंने एकदम से इस सवाल को ऐसा कैसे कह दिया? जबकि हाँ, उन्होंने ये ज़रूर कहा कि हाँ, क्योंकि आपकी स्टाइल है तो आप वो पूरे समय वो एक थ्रिल बना के रखते हो, एक इंटरेस्ट बना के रखते हो, ये बात सही है मतलब वो पूरी पढ़ते हैं और पढ़ने में मज़ा आता है। लेकिन ये तो फिर मैंने उससे कहा कि नहीं आप एक बार और पढ़ो, दोबारा पढ़ो, तिबारा पढ़ो। जब उन्होंने तीसरी बार पढ़ी तब मालविका ने कहा कि अच्छा अब मुझे समझ में होता क्या है, हम हमेशा इस तरह की जो प्रेम प्रसंग और सारी चीज़ें होती हैं, उसमें हमेशा हम बच्चों को ही दोष देते हैं। बच्चे गलत जी, थे, बच्चे बहक गए, बच्चों को समझ में नहीं आया। हम कभी ये नहीं जान पाते कि कई-कई बार हम बच्चों से अपने बड़प्पन के अधिकार के कारण, रुबाब के कारण कई बार ऐसी चीज़ें करा देते हैं जो उनके भी जीवन का नाश करती हैं और अपने खुद के भी जीवन का नाश करती हैं। ये जो जी। हमारा जो बड़प्पन का अहंकार है, बड़े होने का जो अहंकार है और इसलिए मुझे लगा कि नहीं क्षमा कई बार होता है ना कि भैया बेटा तुमने मेरी गलती को तुम क्षमा कर दो। मैंने उस समय बहुत बड़ी गलती कर दी, आज तुम मुझे क्षमा कर दो। क्योंकि ये कहीं न कहीं आदमी के अंदर मन में तो भाव रहता ही है कि मैंने अपने बड़प्पन के अहंकार में सामने वाले को अनावश्यक रूप से दबा दिया। तो ये भी कहानी है कहीं न कहीं मेरे आस-पास की, मेरे अपने जीवन की भी हो सकती है, पर है और ऐसा हुआ। तो ऐसा भी है इसलिए वो कहानी वो दिखने में एकदम सरसरी तौर पर आप देखते हैं, तो उस कहानी को लगता है हाँ, एक अच्छी कहानी, एक अच्छी रोमांटिक कहानी हो सकता है ना एक अच्छी कोई कहता है कि साहब फ़िल्मी सी कहानी लिख दी। नहीं, वो फ़िल्मी नहीं, सी नहीं, कहानी नहीं, वो उसका कहानी अंडरकरेंट जो है पूर्ण है। जी, वो कई देखिए उस कहानी के का जो भाव है कई अलग-अलग बिंब समेटे हैं अपने में। जी, एक जी, जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वो जातिगत आधार पर मतलब एक तो जाति का खंडन करती है जी, 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 और एक लेयर पर नहीं, कई लेयर पर। सही है, दूसरा विधि की व्यवस्था को बताती है कि किसी के जीवन में कुछ भी घट सकता है और कभी भी घट सकता है। कभी भी घट गए। तीसरा जो परिवार की फैब्रिक है, परिवार है क्या दरअसल? वो जिस तरह से आपस में सूत्र को जोड़ता है, वह भी उस कहानी को बताती है। और प्रेम तो निश्चित रूप से उसमें है और फिर वो अतीत में ले जाती है और अतीत में ले जाके उस बुजुर्ग को बुजुर्ग से तो माफ़ी दिलवाती ही है। इस बच्चे के मन में युवा जो नायक है उसको भी यह भाव देती है कि नहीं, वह भी अपनी अतीत की घटना के लिए अगर उन्होंने माफ़ी माँग ली तो मैं भी माफ़ी माँग लूँ। ऐसी तो माफ़ी माँगो। क तो कहानी का जो आपने जो शिल्प है, इस कहानी में एक तो कई कालखंड हैं, हुँ, कई पारिवारिक जैसे परिवार हम जिसको कहते हैं, हम बेटा-बहू कहते हैं, तो परिवार ऐसे भी बन सकता है। परिवार का मतलब केवल जन्मगत या खून के रिश्ते ही नहीं हैं। हमारे बिल आपसी रिश्ते भी परिवार के हैं। तो आप एक तो डॉक्टर साहब आपको निश्चित रूप से ये बधाई बनती है कि आपकी सारी कहानियाँ कुछ न कुछ संदेश देती हैं। हुँ, और जो आज कल जो कहानियाँ लिखी जा रही हैं उनमें सामान्य तौर पर यह कहा जाता है कि कहानी का उद्देश्य जो है वो पाठक को मनोरंजन देना है। लेकिन मनोरंजन के साथ-साथ उनको जानकारी देना, एक सीख देना, एक संदेश देना, यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। मैं ये जानना हुँ, चाहूँगा कि आपने इस संकलन को अपनी गुरु कमलाताई देशपांडे जी के चरणों में समर्पित किया है। हुँ। इसकी वजह? उम, हर एक के जीवन में गुरु का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहता है और जी, हम सब लोग इतने प्रगल्भ हैं कि हम ये जान गए हैं कि आपको लगता है कि आपने फलाँ को गुरु बना लिया। हम लोग हमारी भाषा में क्या कहते हैं? हमने उनको गुरु बना लिया। जी, जबकि वास्तविकता क्या है? आप किसी को गुरु नहीं बनाते, गुरु अपने शिष्य को ढूँढता है। ये वास्तविकता है। रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को ढूँढा। स्वामी जी, विवेकानंद के पास मेरे जीवन का ऐसा ही एक प्रसंग था जब मैं खंडवा नौकरी में गया और मुझे कहीं घर ढूँढना था, मैं अकेला था, घर से पहली बार बाहर निकला था। तो मैं इन्हीं के घर किराएदार के रूप में रहा जो गुरु है हमारी कमलताई और तब गुरु तत्व कहीं नहीं था। मतलब सबसे बड़ी बात ये है कि गुरु तत्व नहीं था। लेकिन उनको कुछ दिनों बाद ऐसा लगा कि तुम भी कम वय के हो, मेरे बेटे के बराबर के मेरा बेटा तुमसे उम्र में बड़ा है,
तो मेरा अगर कोई दूसरा बेटा होता तो वो तुम्हारी तरह का होता। संयोग से कुछ देह यष्टि चेहरे-मोहरे से भी मैं उसके जैसा ही दिखता था। तो उन्होंने मेरे ऊपर बहुत प्रेम किया। उनका उनका जीवन अपना एक बहुत कठिन संघर्षों का बहुत ही बड़ा एक उदाहरण था कठिन संघर्षों का। लेकिन वो उसके ऊपर निकल कर अपने आप को कैसे व्यक्ति स्थापित कर सकता है, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण मेरे लिए बन रही थी। और मैं चूँकि एक युवा अवस्था में आदमी हमेशा करियर ओरिएंटेड, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। तो उन्होंने मेरे इस पूरे के पूरे प्रक्रम को चैनलाइज़ करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। सबसे बड़ी बात कि तुम्हें मिलेगा, सब मिलेगा, पर उसको चैनलाइज़ करो, सारी चीज़ें करो, ये करो। तो मेरे लिए तो वो माँ दूसरी माँ ही थी। मेरी माँ श्रीमती मालती जोशी हैं ही देश की शीर्षस्थ कलाकार, लेकिन आध्यात्मिक रूप से मुझे ये भी मिली। तो पहला जब मेरा कविता संग्रह आया था, वो ज़ाहिरी तौर पर मैंने अपनी माँ को समर्पित किया था। लेकिन मुझे लगा कि मुझे जो दुनिया के बारे में और महत्वपूर्ण ज्ञान और महत्वपूर्ण सीख, व्यवहार ज्ञान जिसे कहते हैं, और व्यवहार ज्ञान रखते हुए अपने आप को कैसे संयत रखना, इसकी जो बहुत बड़ी शिक्षा उन्होंने दी है। तो मुझे तो मेरा ऋण था कि मुझे उन वैसे गुरु के ऋण से आप कभी ऋणी नहीं हो सकते और होना भी नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ कि ये खामख़ा की बात है कि मैं आपकी क्यों ऋण होना है भैया, हमारी क्या औकात है? सही देखिए, बात। कोई व्यक्ति आपका गुरु इसलिए है कि ईश्वर ने उसे आपसे हज़ार गुना श्रेष्ठ बनाया है। तो उसके ऋण से कभी मुक्त होना ही नहीं है, रहना ही हमेशा मैं आपके ऋण में दबा रहना चाहता हूँ। मेरा भाव हमेशा ये रहता है कि मैं आपके ऋण में ही दबा रहना चाहता हूँ, मुझे उसी में सुख है। पर ये मेरा एक आध्यात्मिक जीवन का मेरे जीवन का आध्यात्मिक पक्ष है जो मतलब आपने यूँ बोल दिया इसलिए मैंने इतनी सारी बातें कर दी। आमतौर पर मैं इसको अपने तक रखता हूँ। नहीं, जी, मैं तो इसलिए पूछा क्योंकि अभी पिछले दिनों मैंने बातें मुलाकातें के लिए डॉक्टर जोशी जी से, मालती जोशी जी से बात की थी। जी, और उनकी बातचीत में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई आप लोगों के बचपन के बारे में। जी, और मतलब यह जानकर आश्चर्य होता है कि आप एक ऐसी पृष्ठभूमि में, जहाँ सक्षम परिवार और पढ़े-लिखे परिवार का हिस्सा होते हुए भी सरकारी तौर पर मतलब बिजली नहीं थी जहाँ 7-7 जी, साल वैसे परिवेश में पढ़ाई की। और जो दूसरी चीज़ उन्होंने कही थी उस बातचीत में, उन्होंने कहा था कि मैंने अपने बच्चों को संस्कार दिया और अगर आप अपने बच्चों को संस्कार देंगे तो वह निश्चित रूप से उस जगह पर पहुँचेंगे जहाँ उनको पहुँचना है। जी, जी, इसलिए सबसे मूल चीज़ है कि बच्चों को संस्कारित किया जाए और शिक्षा दी जाए। मैं इस बात को साधुवाद दूँगा कि आप के जीवन में मतलब आप ये सौभाग्यशाली हैं कि डॉक्टर मालती जोशी जी, मालविका जी पत्नी के रूप में आपको मिली, कमलाताई जी गुरु के रूप में मिली। आपके जीवन के निर्माण में 3-3 महिलाओं का हाँ, ये सबल योगदान निश्चित तौर पर। है। मैं आपने माँ का ज़िक्र किया तो सिर्फ़ एक बात कहना चाहता हूँ। उनकी जो सबसे बड़ी विशेषता है, उन्होंने हमें कभी भी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि वो कितनी बड़ी लेखिका हैं और उन्होंने हमें अपने लेखिका होने के आतंक से मुक्त रखा। मतलब उनका वैसे भी इतनी सहज और इतनी सरल हैं कि कोई आत आमतौर पर जब हम देखते हैं कि कोई बड़े लेखक होते हैं, तो उनका घर में एक बहुत बड़ा एक ऑरा सा होता है कि ये लेखक हैं, अभी वो लिखेंगे, अभी उनका लिखने का टाइम है, अभी वो चिंतन कर रहे हैं, अभी वो मनन कर ये सब उन्होंने हमें हमेशा गरम खाना परोसने में, गरम रोटी बनाकर देने में, हमारी पसंद की चीज़ें बनाकर देने में ही अपनी अपनी मतलब क्या कहना चाहिए खुशी समझी हमेशा। या दूसरी बात जो बात कह रहे हैं आप कि हमें गाँव गाँव देहात में अच्छी किताबें नहीं पढ़ने को मिलती थी या अच्छी किताबें हम पढ़ें, इसलिए वो पहले खुद हमको पढ़ के सुनाती थीं ताकि हमारे अंदर पढ़ने की रुचि यानी एक लेख में मैंने बहुत विस्तार से इसके बारे में लिखा कि जी। उन्होंने देखिए लेखक है तो वो कह सकती उनका उनका ऑरा निश्चित तौर पर बहुत बड़ा लेकिन कभी परिवार के किसी सदस्य को उन्होंने इस बात का एहसास नहीं किया। ये उनकी एक महानता है, मैं ये कहता हूँ। जी, निश्चित रूप से। अच्छा, इन दिनों क्या लिख रहे हैं सर आप? अभी कुछ थोड़ी-सी थोड़ा-सा एक विराम आ गया है। मैंने एक छोटा-सा प्रयोग और किया है जयप्रकाश जी कि अपने जीवन के जो छोटे-छोटे से संस्मरण क्या कहें, एक अलग-सी शैली में, उसे यात्रा वर्णन भी नहीं कह सकते, संस्मरण भी नहीं कह सकते। कोई घटना आपके जीवन में होके गुज़र सी जाती है
और हम किसी बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए जा रहे होते हैं, इसलिए वो घटना की तरफ हम ध्यान नहीं देते, या देते भी हैं तो वो कहीं हम दर्ज नहीं करते। तो मैंने उन घटनाओं को दर्ज करना शुरू किया और फेसबुक पर लिखा। कुछ लोगों को पसंद आया तो उन्होंने कहा कि ये तो फेसबुक पर लिखा है, आज लिखा है कल उड़ जाएगा, मतलब चला जाएगा पीछे, जी, जी। कुछ अच्छा है। तो फिर मैंने उसका एक संकलन निकाला, उसका नाम रखा कुछ अल्पविराम। वाह! उसमें 24 ऐसी छोटी-छोटी रचनाएँ हैं। वो ओम निश्चल जी ने जब उसको पढ़ा तो उन्होंने उसको शीर्षक दे दिया, ये रम्य रचनाएँ हैं। तो उन्होंने कहा कि ये पहले प्रयोग आप रम्य रचनाओं का ही कर एक तरह से हो रहा है। उसी का फिर एक दूसरा संकलन आ गया पल भर की पहचान, फिर उसी का तीसरा संकलन आ गया ज़िंदगी का बोनस, और उसी का एक चौथा संकलन आने की तैयारी में है, जिसमें मैं अभी लगा हुआ हूँ। तो एक काम तो ये हुआ कि साल में ये चौथी किताब, 4 साल में ये चौथी किताब उस तरह की रचनाओं की आ जाएगी। उसका महत्व मैं यहाँ सिर्फ़ इसलिए बताना चाहता हूँ जयप्रकाश जी, कि आम तौर पर ये जो हम लोगों ने धारणा, मतलब हम लोगों ने, मतलब समाज में ये धारणा हो गई कि बच्चे हिंदी नहीं पढ़ना चाहते, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ कि उनको इस तरह की चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं कहीं न कहीं अपने छोटे से इस प्रयास से उस धारणा को कहीं न कहीं तोड़ना, तो मैं बहुत साधारण आदमी हूँ, लेकिन थोड़ी-सी मदद इस बात में मिले कि बच्चे अच्छा साहित्य पढ़ सकें, इसलिए ये रचनाएँ विशेषकर मैंने यंगस्टर्स को, कॉलेजिएट स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के लिखी कि इनसे शायद उनकी ज़िंदगी में कुछ फ़र्क आ सके। और मुझे खुशी है कि उसका अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है उस तरह की रचना। प्रकाशक कौन है सर? मैंने नहीं पढ़ा इसलिए मैं कहूँगा। मैं आपको भिजवा दूँगा, ये प्रभात जी ने छापी है, प्रभात प्रकाशन ने, और जी, उसका जी। जो साइज़ है, वो भी इतना रोचक है। 1 मिनट आपको दिखा दूँ अगर आप जी, अन्यथा जी। ना लें। अवश्य, अवश्य सर। ये बड़ी शुरू में तो बहुत चर्चा में आई ये किताब। ये साइज़ जो है इसका, जी। कुछ अल्पविराम, इसका हुँ, साइज़ हुँ। हमने ऐसा रखा है कि पॉकेट बुक का जो ट्रेडिशनल साइज़ है, मैंने जी, जी। प्रभात जी से कहा था कि आप वही रखिए, कुछ रोचक से स्केचेस भी हैं इसमें, जो किताब में रोचकता बढ़ाते हैं। और सुधीश पचौरी जी ने जब पल भर की पहचान पढ़ी तो उनका एक बहुत अच्छा कमेंट था कि मैं एक बैठक में पूरी पढ़ गया। ये ये अच्छी कमेंट्स इसके ऊपर प्राप्त हुई। तो मुझे लगता है कि ये एक वो प्रयास चल रहा है। एक नहीं, कवि सम्मेलन। बहुत-बहुत जी, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ सर और बधाई। मैं उस संकलन को जब वो पुस्तकें आ जाएँगी तो एक बार फिर आपको पकड़ने की कोशिश बिल्कुल, करूँगा। बिल्कुल। क्योंकि मैं उन किताबों को पढ़ के अपने श्रोताओं को बुक कैफ़े के जो पाठक हैं, श्रोता हैं, दर्शक हैं हमारे, उनको ये बताना हमारी कोशिश होती है इस कार्यक्रम में सर कि अच्छी पुस्तकों के बारे में श्रोताओं को हम जानकारी दें। कोरोना निश्चित। काल में कोई ऐसा मंच नहीं रहा है तो अब आज तक साहित्य तक की यह कोशिश है कि हर दिन किताब के बारे में बताया जाए ताकि पुस्तक संस्कृति का विकास हो सके और लोगों हुँ, तक अच्छी किताबों के बारे में जानकारी पहुँच सके। तो मैं अपने श्रोताओं को यह कहूँगा कि वे पुत्र कामेष्टि ज़रूर खरीद कर पढ़ें। सामयिक प्रकाशन ने इसे प्रकाशित किया है, हार्ड बाउंड संस्करण है और इसका मूल्य जो है ₹395 है। आप अगर खरीदेंगे तो कुछ डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आप इसे खरीदें और जी, ज़रूर पढ़ें, आप इन्हें पढ़ के आपको आनंद आएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और फिर बहुत नए संकलन के साथ फिर बातचीत करेंगे आपसे। ज़रूर, ज़रूर। बहुत-बहुत धन्यवाद जयप्रकाश जी। नमस्कार।